हाय गाइस, तो हम आ गए अपने अगले लेक्चर के साथ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरैक्शन ऑफ डाइपोल with external electric field, and that interaction will be of two types, with two types of electric field, and those are यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में जो हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट समझा दिया मैंने कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे टाइप के होंगे। तो एक यूनिफॉर्म होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का कहने का मतलब है कि जैसे तुम इनफाइनाइट शीट के सामने चले गए हो, तो इनफाइनाइट शीट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला बताओ जल्दी से, मन में सोचो। सिग्मा अपॉन 2E0, सिग्मा अपॉन 2ε0, है कि नहीं। तो वो यूनिफॉर्म वैल्यू होती है। इन्फिनिटी पे भी उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2ε0 ही होती है। ठीक है, तो ऐसे फील्ड्स में अगर हम डाइपोल को रख देते हैं तो डाइपोल कैसे बिहेव करता है और उसके पास एनर्जी किस तरीके से आ जाती है ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, तो उस चीज़ को हम आज एनालाइज करेंगे। तो किस फील्ड के लिए एनालाइज कर रहे हैं? यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का एक अलग से सेपरेट लेक्चर मैं बनाऊंगा। ठीक है, वो मे बी नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है। तो चलो, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैसे डाइपोल घूमता है, टॉर्क क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में देखो, एक डाइपोल रख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू लाइन से बना दी है। ब्लू लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड मान लो E। कितना मैग्नीट्यूड होगा? E। ठीक है, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, डाइपोल के जो एरो है उसके पास प्लस होगा और दूसरा वाला माइनस होगा। तो इन सब चीज़ों में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप डाइपोल का जो लेक्चर मैंने बनाया है उसको आप जाके देख लें और उसको देखें। फिर पिछला लेक्चर जो मैंने डाला था पोटेंशियल का, वो भी देख लो, और फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखो तो अलग ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फील। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या हो जाएगा? Q इंटू E होगा ना। और क्या किस डायरेक्शन में करेगा? एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना, एलोंग द टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे क्या है? टैंजेंट इज़ एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओनली। तो पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज उतना ही फोर्स लेफ़्ट की तरह एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? Q है। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स की अगर बात यहाँ की जाए तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना सिस्टम पे, है ना। नेट फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास पे कितना लगेगा? बाय न्यूटन्स लॉज नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, क्योंकि द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ इन द राइट एंड दैट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ इन द लेफ्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसल ईच अदर। ठीक है, बट क्या यहाँ पे नेट टॉर्क भी ज़ीरो है? तो मैं बोलूँगा नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। अब आपको टॉर्क निकालने में या टॉर्क को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रोटेशन का चैप्टर है एंड दैट कम्स इन 11th। तो अभी टॉर्क निकालना और टॉर्क देखने में आपको बिल्कुल ही फ्लुएंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, लिवर आर्म क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? ऑन द प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण डाइपोल पे टॉर्क क्या हो जाएगा? F इंटू L साइन थीटा, एंड F इज़ वॉट? Q इंटू E, है ना। सब चीज़ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। F इज इक्वल टू वॉट? Q इंटू E, एंड टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, या RF साइन थीटा। तो QE इंटू L साइन थीटा लिख दिया, है ना। QE इंटू L साइन थीटा लिख दिया।
एल साइन थीटा इज़ द लिवर आर्म जिसको क्यू ई पकड़ के घुमा रहा है, एंड दिस डायरेक्शन इज़ व्हाट, क्लॉकवाइज। दिस डायरेक्शन इज़ व्हाट, क्लॉकवाइज। उस तरीके से माइनस क्यू का तुम टॉर्क देखोगे, वीडियो को पॉज करना फिगर पे और टॉर्क सोच लेना, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना यहाँ पे। तो माइनस क्यू का टॉर्क क्या आएगा, वो भी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि देखो माइनस क्यू का फोर्स जो है वो लेफ़्ट की साइड लग रहा था। तो तुम्हें अगर घुमाने का थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा तो कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो दोनों टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज ही आ गया, मतलब कि these torques are parallel vectors and they have same direction, so they will simply get added like an like a scalar quantity, ठीक है। तो क्यू ई एल साइन थीटा प्लस के कारण क्यू एल साइन थीटा माइनस के कारण नेट कितना हो गया, 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब तुम्हें पता है डाइपोल क्या होता है, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्जेस। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 2l, तो उसको मैं p लिख दिया, तो p साइन थीटा आ गया। अब p साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए p क्रॉस e करना पड़ेगा। अब क्रॉस में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p क्रॉस e करोगे तभी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, तो p क्रॉस e भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ई क्रॉस पी नहीं, क्योंकि ई क्रॉस पी से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, वेयर पी क्रॉस ई कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी साइन थीटा, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना क्लियरली स्टेट कर दिया है मैंने, और आपके सामने टॉर्क ऑन अ डाइपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। इसको अपने फॉर्मूला शीट में लिख लें और अपने स्टडी रूम में चिपका लें, ठीक है, और याद कर लो, ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं, तो सवाल में थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो काफ़ी टॉपिक्स जो है ना इस पर्टिकुलर डाइपोल को समझने में काफ़ी टॉपिक्स 11th का यूज़ हो रहा है। टॉर्क यूज़ हो गया, ठीक है, और फिर देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी यूज़ हो रहा है। तो आपकी 11th बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो 12th भी देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको फील नहीं आएगा, और फील नहीं आएगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। आप YouTube पे कोई भी म्यूज़िक सुनते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो चेंज कर देते हो, सिंपल सी बात है। आपको कोई चैप्टर में पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपका 11th वीक है, तो आप उस चैप्टर को छोड़ दोगे। तो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। तो अगर आपका 11th वीक लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, तो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, या प्रॉपर तरीके से लेक्चर बना दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो चलो इस सवाल को अभी देखते हैं। जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, एक डाइपोल को लेते हैं जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ था, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डिस्टर्ब कर दिया गया। कैसा डिस्टर्ब कर दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो एरो का हेड है, जो टिप है वो प्लस है, और जो एंड है वो क्या है, माइनस है, ठीक है। तो प्लस के कारण फोर्स किधर लगेगा, राइट वर्ड, माइनस के कारण फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट वर्ड। तो तुम्हें एक क्लॉकवाइज टॉर्क आते दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मैंने बताया वो करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो एक क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया ना। तुम्हें लग रहा है ना ये डाइपोल कैसे घूमेगा, डाइपोल इज़ फ्री, तो एवरी फ्री ऑब्जेक्ट, अब रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया देखो यहाँ पे, कि एवरी फ्री ऑब्जेक्ट ऑलवेज रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ पे क्या आ गया, पी साइन थीटा का फॉर्मूला आया था, अभी जस्ट हमने प्रूव किया इसको। तो पी साइन थीटा में थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन थीटा लिख सकते हो। तो पी थीटा आ गया। अब पी थीटा इज़ क्लॉकवाइज, राइट, पी थीटा इज़ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को तुमने पॉजिटिव लिया है।
अब याद करो तुमने एंगल किधर डिस्प्लेस किया था, एंगल किधर डिस्प्लेस किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज को तुमने पॉजिटिव लिया है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, उसको कैसे दिखाते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना, वेर आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो अब थीटा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा था और थीटा नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट पी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो ऊपर के निकल के आई है उसको आप इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये सब चीज़ें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। टाइम पीरियड का रिवर्स रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम पीरियड भी निकल के आ गया और फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ गई। फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला को प्रूफ कर लिया है। अब चलो देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी थोड़ी सी। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आपका रोटेशन चैप्टर बहुत अच्छा है और 11th की मैकेनिक्स आपको समझ है उसका, तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, बस आपको इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है। ठीक है, वहाँ पे जो 11th में फोर्सेस होते थे वो चार्जेस के द्वारा नहीं होते थे, वो देयर वाज सम मैकेनिकल फोर्स, कोई पुश करता था या कहीं से नॉर्मल आता था, है ना, या कोई थ्रेड से खींचता था, है कि नहीं। यहाँ पे बस फोर्स कैसे आ रहा है, द पुश एंड पुल इज़ ड्यू टू अ चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। तो बस फोर्सेस का ओरिजिन चेंज हुआ है ना, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, मैकेनिक्स तो सेम ही है। तो अगर आपका वहाँ तगड़ा है तो यहाँ पे भी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो एक अच्छा मौका है, आप जाके 11th का कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लीजिए जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे फिगर आपके सामने बना दिया है मैंने। अगेन ब्लू लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है। 2 पोजीशन ऑफ डाइपोल लिया है मैंने, फर्स्ट जिसमें माइनस लेफ़्ट साइड में है, सेकंड जिसमें माइनस राइट साइड में है। तो इसमें अब बताना है कि फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है या सेकंड स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको आता होगा, मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर में भी मैंने बहुत डिस्कशन किया है, तो आप उसको देखें, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो एफ नेट तो ज़ीरो ही है, एफ नेट तो ज़ीरो ही है क्योंकि चार्ज जो होता है वो तो सेम ही होता है। तो फर्स्ट वाले में फोर्स जो है रेड से दिखाया हूँ, रेड से फोर्स दिखा रहा हूँ। तो फोर्स फर्स्ट वाले में राइट में है एक चार्ज पे और एक चार्ज पे लेफ़्ट में है, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसिल हो गए। सिमिलरली सेकंड में हो रहा है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। तो नेट फोर्स ज़ीरो है इस केस में, और इस केस में नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा, इस केस में नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो, पिछला जो पी साइन थीटा हमने प्रूव किया था उसमें भी नेट फोर्स ज़ीरो था बट नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं था। मतलब कि नेट फोर्स ज़ीरो डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि नेट टॉर्क भी ज़ीरो हो। ठीक है ना, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइपोल में ज़ीरो हैं, लेकिन हर एक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा इट्स नॉट ट्रू। ठीक है ना, तो ध्यान रहे कहीं पे भी मल्टीपल चॉइस में असर्शन रीजनिंग में आपसे ये पूछ सकता है कि क्या नेट फोर्स ज़ीरो मतलब नेट टॉर्क ज़ीरो, तो दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आप रखे हो। ठीक है, अब नेट टॉर्क यहाँ पे क्यों ज़ीरो है इसको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स एक्सिस से ही पास कर रहा है। जब फोर्स एक्सिस से पास करने लगता है तो लीवर आर्म की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और आपका टॉर्क क्या हो जाता है, ज़ीरो। इट्स लाइक कि आप किसी दरवाजे को खोलो, नॉट थ्रू द हैंडल बट जहाँ पे हिंजेस हैं वहाँ पे फोर्स लगाओ,
तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा कभी भी, ठीक है। तो फोर्स तो है बट उसका रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है, रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि फर्स्ट वाले केस को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, कि फर्स्ट वाले केस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले केस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्बेंस कैसा किया, स्लाइटली क्लॉकवाइज किया। डिस्टर्बेंस कैसा किया, स्लाइटली क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस वाला थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और प्लस वाला नीचे हो जाएगा। रिजिड बॉडी है, डाइपोल इज़ अ रिजिड बॉडी, है ना। देखो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ही है, 11th में जितनी भी मैकेनिक्स है दैट डील्स विद रिजिड बॉडीज़। कहीं पे भी आप जेली टाइप के मटेरियल से तो डील नहीं कर रहे हो ना, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डाइपोल इज़ अ रिजिड बॉडी हियर। अब देखो थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो तुम्हें फोर्स देखो रेड कलर से दिखाया है, माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा और प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो तुम्हें रोटेशनल इफेक्ट सोचना है कि रोटेशनल इफेक्ट कैसा आ रहा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी लॉजिकल आदमी बता सकता है कि अगर इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो देखो तुमने डिस्टर्ब किया क्लॉकवाइज और ये टॉर्क इस पे लग गया एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये अपना प्रीवियस पोजीशन को रिस्टोर करेगा, ठीक है। तो यही तो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान, जहाँ पे आप उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हिलाओ तो वो वापस आना चाहता है। और वापस कैसे आना चाहता है, या तो रिस्टोरिंग फोर्स आता है या तो रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। तो इस केस में रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, मतलब कि ये सिचुएशन, द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बाद एक ऐसा टॉर्क अपीयर हुआ जो डाइपोल को वापस इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। and that torque is torque restoring. So first is declared as stable equilibrium. सेकंड की बात देखते हैं, सेकंड की बात देखते हैं। देखो अब देखो एक और चीज़, जैसे ही तुमने डिस्टर्ब किया तो नेट टॉर्क तब भी नेट फोर्स तब भी ज़ीरो था, बट नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं रहा, ठीक है। तो जो जो पढ़ रहे हैं सबको रिलेट करते चलो और समझते चलो हाथों हाथ। सेकंड, सेकंड में देखो, अब प्लस सेकंड में टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड है। अब तुम इसको क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करोगे, रोटेट करोगे तो प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस के कारण फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड, और माइनस के कारण फोर्स किधर लगेगा, लेफ़्ट साइड। तो तुम बता सकते हो कि ये कैसा रोटेशनल इफेक्ट आने वाला है, क्लॉकवाइज रोटेशन ही होने वाला है इसका, ठीक है। देखो प्लस वाला फोर्स भी उसको पकड़ के ऊपर ही ले जाना चाहता है और माइनस वाला फोर्स भी उसको पकड़ के लेफ़्ट साइड की तरह खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेट फोर्स अभी भी ज़ीरो है, नेट फोर्स अभी भी ज़ीरो है, बट नेट टॉर्क इज़ इन द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ही डिस्टर्ब किए हो और क्लॉकवाइज ही टॉर्क आ गया, तो क्लॉकवाइज ही डिस्टर्ब किए हो और क्लॉकवाइज ही टॉर्क आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो ये पोजीशन कैसा हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिक्लेयर्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो मैं समझा रहा हूँ वो साथ साथ में लिखते जा रहा हूँ, तो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग योर नोट्स। आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, या आप मेरे वीडियो को ही बार बार देख सकते हो खोल खोल के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पॉज करो, नहीं समझ में आया रिपीट करके दोबारा देखो, बट समझ के ही छोड़ो, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, ठीक है ना। एंड वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्ज़ाम्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक और चीज़ बताई थी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उस कॉन्फ़िगरेशन में, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम होती है, ठीक है। तुम्हें याद आ रहा होगा, दो कड़ाहे बना के दिखाता था, एक बॉल कड़ाहे के ऊपर और एक बॉल कड़ाहे के अंदर, ठीक है। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो लुढ़क ही जाता था। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी हाई इन दैट कॉन्फ़िगरेशन,
और जो कढ़ाई के अंदर रखा हुआ है उसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करते थे तो वो वापस आ जाता था। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू द इंटरैक्शन, potential energy of a dipole due to the interaction with external uniform electric field, ठीक है। तो अब हमने टॉर्क देख लिया, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख लिया, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल की बात कर ली कि उस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम होगा, और अनस्टेबल में उस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा तो हो ही गई है। तो अब देखो, तुम्हें बताया था मैंने कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में एक पूरा ही लेक्चर डेडिकेट किया था इस टॉपिक पे। उस लेक्चर को तो तुम ज़रूर जाके देखो, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, लाइक बहुत ही जल्दी आंसर पे लाइक कंक्लूजन ड्रॉ करने में, ठीक है। समझ आ रहा है? तो आप जाके उस लेक्चर को देखिए और वापस इस लेक्चर पे इस पॉइंट पे आइए, ठीक। तो आप देखो एफ कॉन्जर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो ये तो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस का एक प्रॉपर्टी होता है कि फोर्स जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू लिख सकते हो। एफ डॉट डी आर बेसिकली क्या है? वर्क बाई कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू, और डी यू क्या है? यू एफ माइनस यू आई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा, माइनस एडजस्ट करोगे तो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको ध्यान में रखो, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से हमने एक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, और एक डाइपोल ले लिया जो इनिशियली थीटा 1 एंगल बना रहा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इनिशियली थीटा 1 एंगल बना रहा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। उसके बाद उसको जो है एक एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी आदमी उसको पकड़ के, है ना, थीटा 2 एंगल पे उसको घुमा दिया। लाइक एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पे ले गया, सेकंड वाले कॉन्फ़िगरेशन पे, जिस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा 2 है, ठीक है। अब देखो, तो एफ कॉन्जर्वेटिव डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या होगा? यू आई माइनस यू एफ। तो मुझे एफ कॉन्जर्वेटिव डॉट डी आर मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क लिखना है। तो अब यहाँ पे कैसा वर्क हुआ है? यहाँ पे कैसा वर्क हुआ है? हाँ, यहाँ पे रोटेशनल वर्क हुआ है क्योंकि डाइपोल घूम रहा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है अभी हमने प्रूफ किया, देखो अभी दिखा दिया था मैंने। तो यहाँ पे कैसा वर्क हुआ? रोटेशनल वर्क हुआ, ठीक है। रोटेशनल वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो टाउ डॉट डी थीटा इज इक्वल टू क्या है? यू आई माइनस यू एफ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे घुमा रहे हैं? देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और टॉर्क कैसे आ रहा है? टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है। तुम देख लो यहाँ ध्यान से, जो एरो का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स किधर लग रहा है? देखो, राइट साइड। और जो नेगेटिव चार्ज है सेकंड पोजीशन में, फोर्स किधर लग जा रहा है? लेफ़्ट साइड। तो ये कैसे घूमेगा? ये डाइपोल कैसे घूमेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। तो टॉर्क क्या आ गया? क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है, इनटू द प्लेन, एंड यू आर लाइक रोटेटिंग इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज़ आउट ऑफ द प्लेन। तो तुम रोटेशनल चैप्टर में जानते हो कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। तो दीज एक्सियल वेक्टर्स इन दिस केस आर एट पाई एंगल, ठीक है ना, दे आर एंटी पैरेलल। तो टाउ इंटू डी थीटा कॉस थीटा में थीटा क्या हो जाएगा? पाई, है कि नहीं?
तो थीटा पाई हो जाएगा, तो वहाँ पे आप डाल दो कॉस पाई, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये कारण उसके कारण जो है एक माइनस आ जाएगा टाउ डी थीटा। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, θ1 से लेके θ2 तक इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। और RHS में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, टाउ को जो हमने ऊपर फॉर्मूला प्रूफ किया था उससे रिप्लेस कर दो, P sin थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। माइनस एक रहेगा ही वहाँ पे, θ1 θ2, ठीक है। माइनस छोड़ दिया मैंने, माइनस वहाँ पे होगा uy माइनस uf। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लगा दिया माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा एडजस्ट, पॉजिटिव हो जाएगा, θ1 θ2, ठीक है। लिमिट डाल देंगे तो P cos θ2 माइनस P साइन P cos θ1 इज इक्वल टू uy माइनस uf। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करने के बाद ये वाली हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो P cos θ2 माइनस P cos θ1 इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। दोबारा से इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लो, P cos θ2 माइनस P cos θ1 इज इक्वल टू uy माइनस uf, ठीक है। तुम्हें समझ में आया cos पाई क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि टाउ डी थीटा है तो टाउ डी थीटा cos थीटा होगा, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टॉर्क है उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो cos 180 डिग्री डाल देंगे या cos पाई डाल देंगे, तो cos पाई -1 हो जाता है, ठीक है। टाउ डी थीटा cos थीटा में, थीटा किसके बीच में एंगल है, cos थीटा वाले थीटा में, टाउ टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, वर्क डन जो होता है उसमें थीटा किसके बीच में एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, और उसके कारण वहाँ पे cos पाई आया और फिर हमने डिराइव किया, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन जब हमने चार्जेस के लिए किया था, जिस पे मैंने एक लेक्चर बना रखा है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रॉम द चार्ज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी रख ली थी, कितनी रख ली थी, कितनी रख ली थी, ज़ीरो, कितनी रख ली थी, ज़ीरो, ठीक है। बहुत दूर किसी चार्ज से चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ड्यू टू द इंटरैक्शन, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस केस में भी हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तभी हम उस रेफरेंस के लाइक रिस्पेक्ट में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस कभी भी लाइक आप रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है ना। डिफरेंस जो है आप इन्फिनिटी पे ज़ीरो लो या कोई पर्टिकुलर नंबर लो, डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने थीटा इज इक्वल टू π/2 वाले को रेफरेंस ले लिया है, थीटा इज इक्वल टू π/2 वाले को रेफरेंस ले लिया है, तो θ2 π/2 हो गया, θ1 से हम बिल्कुल 90 डिग्री तक घुमा दिए, तो θ2 π/2 हो गया, तो θ2 की जगह पे π/2 रख दो, तो cos π/2 तो ज़ीरो हो जाएगा, और uf को क्या ले लिया, θ2 इज इक्वल टू π/2 वाले कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो ले लिया, तो uf भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ui की वैल्यू क्या आ गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी cos θ1, क्या आ गई, माइनस पी cos θ1, ठीक है। तो रिलेट करके चलो सारे चैप्टर्स को, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया, देखो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब आप डायपोल को रख देते हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या मान लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ज़ीरो। और इसके रेस्पेक्ट में हम सारा निकालेंगे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये नहीं बताते हैं, बहुत ही लाइक थोड़ा सा डिग डीपर है यहाँ पे। तो एक रेफरेंस के बेसिस पे हमने बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना मान लेते हैं? ज़ीरो। एकदम वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, बट सेटिंग अलग है। डाइपोल के सेटिंग में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का याद दिला रहा होगा, तो हम इसको पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। तो माइनस पी डॉट ई हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने देखो कितने फार्मूले डिराइव कर लिया आज के लेक्चर में। टॉर्क का फार्मूला डिराइव कर लिया, उस पर बेस सवाल कर लिया, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख लिया। उसके बाद इंटरैक्शन के कारण जो डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, उसकी जो वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, वो भी आपके सामने डिराइव कर लिया। वो कितना आ गया? u इज़ इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। होपफुली आपको सारा कुछ लिंक हो रहा होगा। माइनस क्यों आया, कहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे सारे अलग अलग पॉइंट्स का, पोजीशंस का उसके रिस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है। तो एक सवाल ले लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि इनिशियली एक डायपोल 30 डिग्री पे था। 30 डिग्री कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार मैं एक्सटर्नल बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल खुद का होता है, ठीक है। और वो उस पर भी लेक्चर बना रखा हूँ, तो जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मान लो कि हम इस डायपोल को 30 डिग्री से घुमा के 60 डिग्री पे ले गए, घुमा के 60 डिग्री पे ले गए। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें कैसा वर्क करना पड़ेगा? पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक चीज़ तो पता चल गई, अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाता तो तुम्हारा ये गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। तो बताओ कि एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा? तो तुम्हारे सामने फार्मूला तो आ ही चुका है, ठीक है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? In an external uniform electric field, the dipole has an interaction potential energy which is equal to minus p dot e, which is equal to minus p dot e. तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो सिंपली सी, लाइक यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, कहीं पे भी एप्लीकेबल होता है। 11th में तुम पढ़े होगे वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ नथिंग बट, वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ बैलेंस शीट ऑफ एनर्जी। किसने कितना वर्क किया, पहले से कितनी एनर्जी अवेलेबल थी, कितना एनर्जी डिसिपेट हो गया, सबका क्या है? एक बैलेंस शीट है, बही खाता है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यहाँ पे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात ध्यान में रखना कि डायपोल को बहुत धीरे घुमा रहे हैं, डायपोल को बहुत धीरे घुमा रहे हैं, स्लोली वर्ड मैंने मेंशन कर दिया वहाँ पे। अब देखो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स WEF प्लस वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को क्या ले सकते हो? UY माइनस UF, ठीक है। तो राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? UF माइनस UI हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखोगे तुम? यूजिंग माइनस पी डॉट ई। तो फाइनल में कितना एंगल है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 60 डिग्री का एंगल है, तो माइनस पी कॉस 60, ठीक है। इनिशियल कितना था? पी कॉस 30 डिग्री का एंगल था, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, देखो पी बाई 2 इंटू √3 - 1। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही मैंने बोल दिया था कि इसका आंसर पॉजिटिव आना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड, और तुम लेफ्ट साइड ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज़ पॉजिटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज़ पॉजिटिव, विच मीन्स कि आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया है डायपोल का, ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ
एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी है, जो जितने अमाउंट से बढ़ा है, वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? तुम्हारे वर्क से ही तो आया है, ठीक है। और तुम स्लोली स्लोली ले गए हो, तो काइनेटिक एनर्जी में भी वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो यू एफ, ठीक है, अब देखो यू एफ भी निकाल लिया मैंने, यू एफ निकाल लो। तो -0.5p है ना, cos 60 को लेके यू एफ निकाल लिया, यू आई निकाल लिया cos 30 को लेके, तो कितना आ जाएगा? -0.8p, √3/2 0.8 होगा, 1.732/2, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली यू एफ बड़ा हो रहा है। -0.5p इज़ ग्रेटर दैन -0.8p, ठीक है। तो तुम्हारा जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? ग्रेटर है। मतलब तुमने थोड़ा एनर्जी सप्लाई किया है, ठीक है। तो तुमने थोड़ा एनर्जी सप्लाई किया है टू इंक्रीज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? एक्सटर्नल जो एजेंट है उसके वर्क की एनर्जी जो है, जो उसने सप्लाई किया, वो कहाँ गया, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ अकाउंटेड फॉर। चलो, तो एक और सवाल ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के सवाल से पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। तुम अब खुद से दो एंगल चूज़ करो और उसका खुद से तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब एक और सवाल लेते हैं। तो एक ऐसा डाइपोल है जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ था। फर्स्ट देखो, फिगर में तुम्हारे सामने दिखा दिया। फर्स्ट से उसको छोड़ दिया गया, तो टॉर्क दिख रहा होगा कि फर्स्ट में टॉर्क कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज, तो वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये क्या करेगा? ये स्मॉल ऑसिलेशन करेगा, स्मॉल एंगल ऑसिलेशन, ठीक है। तो स्मॉल एंगल ऑसिलेशन करेगा। तो तुम्हें ये बताना है कि फर्स्ट से सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में आने में डाइपोल को कितना टाइम लगेगा, डाइपोल को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पोजीशन हो जाएगा उसको एक्सट्रीम पोजीशन मान सकते हो। उसको क्या मान सकते हो? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से पहले वो मीन पे आएगा, मीन से वो 2 डिग्री फिर नीचे आएगा। तो फेज़र के मदद से हम इसको बना लेते हैं। तो फेज़र में रेडियस क्या दिखाता था? याद करिए, देखिए एसएचएम से कितना रिलेटेड है ये चैप्टर। एक लेक्चर में कितनी चीज़ें आ गई। एसएचएम आ गया, रोटेशन आ गया। तो 11th इज़ वेरी मच लाइक नेसेसरी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th हैज़ टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो देखो, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया और घूम के ये मेन तक आया, और मीन से और नीचे गया सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में। सेकंड जो यहाँ पे मैंने फेज़र में दिखा दिया है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके ये सेकंड तक आया, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना एंगल ट्रैवर्स किया है, कितना एंगल ये घूमा है। तो ऊपर तो π/2 घूम गया, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक आने में ये π/2 घूम गया। नीचे ये थीटा एंगल और घूमा है। तो थीटा कैसे निकालोगे? एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें जो परपेंडिकुलर है वो 2 है और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 4 है। रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है ऑब्वियसली। तो साइन थीटा लगा दोगे तो 2/4 आ जाएगा, तो हाफ आ जाएगा। थीटा की वैल्यू π/6 हो गई, ठीक है। तो अपने नोटबुक में करो, फेज़र बनाओ और एंगल निकालो। उसके बाद नेट एंगल ट्रैवल्ड ये निकालना पड़ेगा। तो नेट एंगल ट्रैवल्ड कितना हो गया? π/2 ऊपर एक्सट्रीम से मीन आने तक, फिर नीचे π/6 सेकेंड पोजीशन तक आने तक। तो टोटल एंगल कितना हो गया? π/6 प्लस π/2। तो दिस वैल्यू बिकम्स 2π/3, ठीक है। आप इसको अपने हाथों से करिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो 2π/3 घूमना है तो कितना टाइम लगेगा? तो 2π घूमता है कितने टाइम में? कैपिटल T, विच इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यूनिटरी मेथड लगा दो। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? T/2π। तो 2π/3 घूमने में कितना टाइम लगेगा?
टू पाई से कैंसिल कर दो, T/3, तो द आंसर इज़ T/3, मतलब कि टोटल टाइम पीरियड का 1/3 लगेगा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में आने का टाइम T/3, ठीक है। एंड T इज़ टाइम पीरियड ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने 2 सवाल कर लिए, एक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड और एक ऑसिलेशन पे बेस्ड, जिसमें फेज़र भी इन्वॉल्व था। तो काफ़ी 11 के कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके लाइक रिवाइज़ हुए, तो आप उनको दोबारा जाके पढ़ लेना और काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया होगा। अब इसमें एक और चीज़ हमने डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 2 कॉन्फ़िगरेशन बना लिया आपके सामने, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो फर्स्ट के केस में देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो P और E के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, तो -P cos 0, तो -P आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट के केस में -P आ गया। सेकंड में P के बीच में पाई एंगल है, तो cos पाई -1 हो जाएगा। तो सेकंड के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई वो P आ गई। तो सेकंड के केस में ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी P पॉजिटिव में, और फर्स्ट जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें -P है। बीच में जो जिसमें P और E 90 डिग्री पे होंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम तो सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही आ रहा है ना, -P है ना सबसे मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है।